अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझाऊंगा 2.7 से 2.15 तक। इससे पहले 2.1 से 2.6 तक जो मैं न्यूमेरिकल समझा चुका हूं, वो अगर आपने समझने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये हमें दो वेक्टर दिए गए हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू 5i प्लस जे और बी की वैल्यू 2i प्लस 4j है। हमने इनका एंगल फाइंड करना है। याद रहे कि अगर आपको फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमने a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। ठीक है। कॉस थीटा यहाँ से हमने अलग करना है, a डॉट बी ओवर ए बी। ये ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 5i प्लस जे और उसके बाद बी की वैल्यू 2i प्लस 4j। इनका हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। और नीचे मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं। ए और बी का अलहदा अलहदा आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास 1 होता है, जबकि जब आई को जे से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 होता है। इसलिए सिर्फ आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 ज़ार 10, और जे को हम जे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 4 ज़ार 4। ठीक है। तो 10 प्लस 4 ये हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड जो फाइंड कर रहे हैं उसको ऑनवर्ड फाइंड करते जाएंगे। 5 स्क्वायर 25 और 1 स्क्वायर 1, इसी तरह 2 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 16। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, और फिर इनके स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लेंगे, 16 और हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है। और इनके स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा 5.1 एंड 4.47। ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.61। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.61। अब आपने थीटा फाइंड करना है तो आप कॉस को उस तरफ ले जाकर कॉस इन्वर्स कर देंगे। आप कैलकुलेटर के ज़रिए कॉस इन्वर्स ऑफ 0.61 फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 52.1 डिग्री। तो ये है एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स ए एंड बी। इजीली सा हमारे पास ये न्यूमेरिकल था, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। Now problem number 8, find the work done when the point of application of the force 3i plus 2j moves in a straight line from the point 2 minus 1 to the point 6 4। अब यहाँ पर हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है ना। हमने उनको नाम दिया है पॉइंट A और पॉइंट B, और हमारे पास यहाँ पर फोर्स भी गिवन है। हमने फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वर्क डन। सॉल्यूशन इसका क्या है? आप जानते हैं वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो आप सबसे पहले D फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास D नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फोर्स है। फोर्स की वैल्यू गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो आप डिस्टेंस इन पॉइंट्स की हेल्प से डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। उसका क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से कि आप x2 की जगह पे x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 6 माइनस 2, और फिर इसी तरह y2 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस इंटू माइनस 1, और ये फिर j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास d का जो आंसर आया 4i प्लस 5j। ठीक है। अब आपने वर्क डन कंप्लीट फाइंड करना है। ठीक है। तो हमारे पास फोर्स गिवन है, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब आपने इनका सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो फोर्स 3i प्लस 2j और डिस्टेंस 4i प्लस 5j। आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 4 ज़ार 12, और फिर हमारे पास दरम्यान में आ जाएगा प्लस की साइन, और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, 22 यूनिट्स। ओके। ये भी इजी सा न्यूमेरिकल था, कोई मुश्किल नहीं है। ना प्रॉब्लम नंबर 9, शो दैट द वेक्टर्स i j k 2i minus 3j plus k and 4i plus j minus 5k are mutually perpendicular। अब आपको ये तीन वेक्टर्स गिवन है।
आपने इन तीनों वेक्टर्स को प्रूव करना है कि ये क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ज़ीरो आंसर दे दें, तो इसका क्या मतलब होगा कि जिनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। सो आप यहाँ पर पहले ए डॉट बी वेक्टर यानी कि प्रूव करके दिखाएं कि वो ज़ीरो के बराबर है। सो ए डॉट बी, आप यहाँ से इन आई और आई जे के इन सब का क्या ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद 2 - 3 + 1 आएगा और फिर हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो ए डॉट बी तो हमारे पास ज़ीरो आ गया, मतलब ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह बी डॉट सी अब आप लेते हैं, बी डॉट सी, उसी तरह बी डॉट सी की वैल्यू पुट करेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 8 - 3 - 5 आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास बी डॉट सी भी क्या आ गया, ज़ीरो, मतलब बी डॉट सी भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 यानी कि नंबर 3 पार्ट में देखें, सी डॉट ए अब आपने लेना है, ठीक है। तो आप उनका भी डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे वैल्यूज़ पुट करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ गया। तो तीनों के आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गए। इसका मतलब ये तीनों तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम ए बी एंड सी इक्वेशन इट इज़ क्लियर वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, so now we have problem number 10. Statement is given that A is equal to this vector and B is equal to this. Find the projection of A on B. आपने A on B की projection find करनी है। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि वो A डॉट बी फाइंड करके आ जाते हैं और कहते हैं हमारा न्यूमेरिकल ठीक हो गया है। नहीं, बल्कि वो गलत है। आपने जो इसमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि A cos थीटा फाइंड करना है आपने, जो कि प्रोजेक्शन बन रही है आपने सिर्फ वो फाइंड करना है। सो गिवन हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, आपने ए कॉस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब वही फार्मूला हमने यूज़ करना है डॉट प्रोडक्ट वाला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ ए कॉस थीटा को अलग करेंगे, बी को इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें और जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेना है वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लें। ये देखें, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, यहाँ देखें आई को आई से अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, जबकि इस तरफ जे यूनिट वेक्टर हमारे पास नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 × j 0 हो जाएगा। और 3 को 4 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो -12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। सो नीचे हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 3² प्लस इंटू 4²। अब आप यहाँ से इजीली सॉल्व करते जाएंगे, 3 - 12 हो जाएगा हमारे पास 9, और ये 9 + 16 25। अब आप यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं और हमारे पास जो आएगा वो प्रोजेक्शन आ जाएगी, यानी कि a cos थीटा -9/5, ये हमारा आंसर है। और ये बिल्कुल ईजी सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने इसमें a cos थीटा फाइंड करना है और कुछ नहीं फाइंड करना, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 11। वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। ठीक है, आपने यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी को डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब यह है कि आपने इनको फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद इनकी डायरेक्शन भी बतानी है। सो हमारे पास जो है वो ए क्या है, 4 यूनिट्स नॉर्थ है, बी जो है वो 3 यूनिट्स वेस्ट है और सी जो है 8 यूनिट्स ईस्ट है। ठीक है, आपने ये सब फाइंड करने हैं। सो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये डायरेक्शन का यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। आपने ये देखना है कि नॉर्थ पे हमारा कौन सा वेक्टर हमने सपोज किया है, ए वेक्टर है, ठीक है ना, हमारे पास ये गिवन है ए वेक्टर। और इसी तरह वेस्ट पे कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3, और उसके बाद साइन 90 डिग्री, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। सो 4 3 12 यूनिट्स।
अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो डायरेक्शन हम उसी तरह राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। अब ये ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ था और फिर उसके बाद बी वेक्टर हमारा वेस्ट की तरफ था, तो आप यहाँ पर अपना राइट हैंड रखेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और उसके बाद आप जो है अपने थंब को इरेक्ट करेंगे और इरेक्ट करने के बाद हमें जो उसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड मिल रही है। सो डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल इज़ अपवर्ड। इसी तरह अब आपने ए क्रॉस सी फाइंड करना है। ए क्रॉस सी हमारे पास है ए सी साइन थीटा। आपने उसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है ए और सी की, और फिर हमारे पास आ जाएगा साइन 90। इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए हमारा तो है वो नॉर्थ पे और सी है ईस्ट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्शन जो है वो फाइंड करना थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें उल्टा हाथ रखना पड़ेगा और उल्टा हाथ जो है हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड यानी कि इरेक्ट हो रहा होगा। अब आपने यहाँ से लिखना है डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल इज़ डाउनवर्ड। इसकी जो हमें डायरेक्शन मिल रही है वो डाउनवर्ड मिल रही है और इसका जो आंसर है वो 32 यूनिट्स है। इसी तरह बी क्रॉस सी में देखें। अब जो बी तो है वो हमारे पास वेस्ट पे है और सी जो है वो ईस्ट पे है। सो इसका एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री का यहाँ पर इसका एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम एंगल क्या पुट करेंगे, साइन 180 डिग्री, और बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर साइन 180 डिग्री अब आप याद रखें क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमारे पास बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इजी सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। So problem number 12, the torque or turning effective force about a given point is given by R cross F, where R is the vector from the given point to the point of application of force। हमें यहाँ पर इन्होंने टॉर्क का फार्मूला डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है ना। आर क्रॉस एफ टॉर्क का फार्मूला होता है। अब कंसीडर करना है कि हमारे पास फोर्स है ये वैल्यू, और ये न्यूटन में दी हुई है, एक्टिंग ऑन द पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है इन न्यूटन मीटर अबाउट दी गिवन ओरिजिन, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है कि हमारे पास टॉर्क का फार्मूला भी गिवन है, हमें यानी कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वैसे तो याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्स और हमारे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है। सो टॉर्क फाइंड करना है, लेकिन इसमें टॉर्क कैसे फाइंड करना है, हमने डिटर्मिनेंट मेथड से टॉर्क फाइंड करना है। पहले आपने आई जे के लिख लेने हैं यूनिट वेक्टर्स, फिर आर की वैल्यू लिख लेनी है और फिर फोर्स की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने पहले आई वेक्टर को कंसीडर करना है और उसके बाद आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है और 3 5 ज़ार 15 मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में साइन माइनस की, फिर 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा और ये आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर को आपने कंसीडर करना है, आपने ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। तो 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 5 35 हो जाएगा और दरमियान में साइन माइनस की आएगी, तो ये जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद के यूनिट वेक्टर आपने कंसीडर करना है, तो 7 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। दरमियान में साइन माइनस की होगी, लेकिन यहाँ 3 3 ज़ार -9 हो जाएगा, इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद के यूनिट वेक्टर, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 14i - 38j + 16k, और ये न्यूटन मीटर हमने इसका यूनिट लिख देना है, हमारे पास ये टॉर्क का यूनिट है, ठीक है ना। तो ये बस इसी तरह से फाइंड करना था। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर यही सोच रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट में तो एक प्लस का और एक माइनस का आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने वही किया है, बस मैंने जब भी जे को कंसीडर किया था उसके बाद हमारे पास मैंने उल्टा मल्टीप्लाई करवाया था, यानी कि मैंने सबसे पहले 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाया और फिर 7 और 5 को, जबकि पहले 7 और 5 को करवाना चाहिए था, फिर 3 और 1 को। सो ये है फ़र्क, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F = I - 2j passes through a point whose position vector is -j + k। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। इसमें दो पार्ट हैं, पहले आपने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन फाइंड करना है और दूसरा पार्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज आई के। अब उस पॉइंट पर फाइंड करना है जिस पर पोजीशन वेक्टर जो है आई के है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, ठीक है, और उसके बाद पोजीशन वेक्टर गिवन है। हम सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किया था, टॉर्क = R क्रॉस एफ फार्मूले से।
अब ये हम ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो अब आप यहाँ पे इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आई को कंसीडर करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इसी तरह जे और के को हम कंसीडर करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 0 + 2 2 1 और फिर 1k, तो हमारे पास ये 2i + j + k आ जाएगा। अब जब हमें बी पार्ट इसका सॉल्व करना है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजिशन वेक्टर इज आई के, तो उसके लिए आपने जो है R1 को कंसीडर कर लेना है कि वो पोजीशन वेक्टर जो इन्होंने हमें बी पार्ट में दिया है, और R2 वो पोजीशन वेक्टर है जो कि इन्होंने हमें न्यूमेरिकल में दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने R कैसे फाइंड करना है, R2 - R1 करके हमने R फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर I तो है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ I क्या आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा, यानी कि -I, और K जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर J आ जाएगा -J, ठीक है। K कैंसिल आउट, प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने R क्रॉस F फाइंड करना है। सो R क्रॉस F में आपने उसी तरह डिटर्मिनेट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। I को कंसीडर करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करवानी है, इसी तरह J को और K को कंसीडर करना है। सो R क्रॉस F = 0 + 0 I और फिर 0 + 0 J और फिर 2 + 1 K, तो हमारे पास ये सिर्फ क्या आ जाएगा, 3K आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, 0 हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 2K। जब हम K से कंसीडर करेंगे इस डिटर्मिनेंट में, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे K की वैल्यू आएगी 2 और 1। तो ये हमने फाइंड कर लिया बी पार्ट भी, और इसी तरह आपने इसका आंसर क्या निकाल लिया, 3K। Now problem number 14. The magnitude of dot and cross products of two vectors are 6√3 and 6 respectively. हमारे पास यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 6√3, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 6, ओनली 6। आपने क्या फाइंड करना है, इनका एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, कैसे फाइंड करेंगे इनका, हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अब आप ऐसे फाइंड करेंगे कि आप A डॉट बी लिखेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। A डॉट बी की वैल्यू आपको पता है, AB cos थीटा, ठीक है ना। इसी तरह A क्रॉस बी की आप वैल्यू लिखेंगे, AB sin थीटा। इनको हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देते हैं। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करवाना है इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 को हम ऊपर रखेंगे और इक्वेशन 1 को नीचे। सो यहाँ पर 6 से कैंसिल हो जाएगा और ए बी और ए बी से कैंसिल हो जाएगा। और अब आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से टेंजेंट थीटा = 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कटिंग करने के बाद 1/√3 आ गया है। अब आप थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो टेंजेंट को इस तरफ ले जाकर हम इन्वर्स कर सकते हैं, और अब आप कैलकुलेटर से क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1/√3 फाइंड कर सकते हैं। सो आपके पास क्या आंसर आ गया, थीटा = 30 डिग्री। सो ये भी फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। A डॉट बी ओवर A क्रॉस बी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। Now problem number 15. A load of 10 Newton is suspended from a clothesline, यानी कि एक तार पर हमने कपड़े टांगे हुए हैं। This distorts the line so that it makes an angle of 15 डिग्री। अब हवा से जो है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है और हमारे पास एंगल जो है क्या बनता है, 15 डिग्री बनता है, विद द हॉरिजेंटल एट ईच एंड, दोनों एंड्स पर, ठीक है ना। इसके जो दोनों एंड्स हैं उस पर, यानी कि हमारे पास एंगल क्या बनता है, 15 डिग्री। फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। अब आपने टेंशन फाइंड करनी है क्लॉथ लाइन पर, ठीक है ना, क्या टेंशन है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका वेट क्या है, 10 न्यूटन है, ठीक है ना। डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, 10 न्यूटन, और थीटा उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास क्या, 15 डिग्री। अब आपने सिर्फ और सिर्फ टेंशन फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है, और इसके मुताबिक वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है ना। सो इसलिए जो हमने वेट लिया है वो माइनस में लिया है, और जो टेंशन हैं वो हमारे पास पॉजिटिव साइन में है, ठीक है ना। तो T sin 15 डिग्री प्लस T sin 15 डिग्री, ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। -10 = 0। अब आप यहाँ से इनको प्लस कर सकते हैं, 2T sin 15 डिग्री = 10, और इसी तरह हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5, और T sin 15 डिग्री = 5 हो जाएगा। और अब आप यहाँ से sin 15 की वैल्यू पुट करें कैलकुलेटर के साथ तो 0.259 आ जाएगी, और फिर अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
तो हमारे पास ये टेंशन का क्या आंसर आ गया है, 19.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया है। ये बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें एक पिक्चर हमने हैंग की हुई थी एक दीवार से, तो वो हमारे पास उसी तरह का ही ये न्यूमेरिकल है। आपने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। उसमें भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लग रही थी और यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही लगेगी। अगर इन न्यूमेरिकल्स को लेके आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। इससे पहले के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स नंबर 1 to 6, वो मैं एक वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो देखने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।